सबसे पहले देखते हैं कि परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन देखते हैं। जैसे हम लोग ने एक बार वहां पे फंक्शन लिखा था सेल सेलेक्टिवली परमेबल, तो हम लोग एक हेडिंग देख लेते हैं, परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे तीन तरह के टर्मिनोलॉजी यूज होती है, एक होता है इम्परमेबल, एक होता है सेमी परमेबल, एक होता है परमेबल। तो यहाँ पे हम लोग तीन तरह से अगर डिवाइड कर ले, पहला होता है परमेबल, सेकेंड होता है सेमी परमेबल, थर्ड होता है इम्परमेबल। ठीक है, तीनों के बारे में हम लोग देख लेते हैं एक एक लाइन में। परमेबल का मतलब होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल सेल के अंदर डायरेक्टली मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आ जाएगा। जैसे कि हमारा सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ सेल वॉल होता है, तो सेल वॉल एक तरह का परमेबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, हम लोग बहुत सारे सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन देखते हैं, लाइक प्लांट सेल हो गया, फंगल सेल हो गया, बैक्टीरियल सेल हो गया। तो जो हमारी सेल वॉल होती है वो एक तरह की परमेबल मेम्ब्रेन होती है, जिसके थ्रू कोई भी चीजें, कोई भी मॉलिक्यूल सेल के अंदर या सेल के बाहर आ सकता है। ठीक है, तो परमेबल मीन्स ट्रांसपोर्ट of molecule within membrane। ठीक है, परमेबल का मतलब होता है कोई भी मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकता है, सेल के अंदर भी आ सकता है, सेल के अंदर से सेल के बाहर भी जा सकता है। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि बहुत ही लिमिटेड, ऐसा नहीं कि सारे ही मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल सेल के अंदर या सेल के बाहर क्रॉस कर जाएगा, केवल जो हाइड्रोफोबिक और स्मॉल मॉलिक्यूल होंगे। आप फिर से ध्यान रखिए, सेमी परमेबल का मतलब होता है स्मॉल एंड हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल कैन क्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे सारे मॉलिक्यूल क्रॉस नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि लार्ज मॉलिक्यूल भी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जा रहा है, या हाइड्रोफिलिक या आयंस चार्ज मॉलिक्यूल डायरेक्टली मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेंगे। बेसिकली स्मॉल एंड हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे। स्मॉल एंड हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल कैन क्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा कि स्मॉल एंड हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल ही मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, सारे मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेंगे। इम्परमेबल का मतलब होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन को डायरेक्टली क्रॉस नहीं करेगा। जबकि हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में देख रहे थे कि यहाँ स्मॉल हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल जो भी होंगे वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। लेकिन इम्परमेबल का मीन्स होता है कोई भी मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन को डायरेक्टली क्रॉस नहीं करेगा। उनको क्रॉस करने के लिए कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे वाटर हो गया, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होंगे, लार्ज मॉलिक्यूल हो गए, या हमारे आयंस जिन पर चार्ज होता है, वो मॉलिक्यूल जिन पर चार्ज होता है उनको भी क्रॉस कराने के लिए कुछ प्रोटीन्स होती हैं, जिसे हम लोग कैरियर प्रोटीन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मॉलिक्यूल कैन क्रॉस वाया कैरियर प्रोटीन। मॉलिक्यूल कैन नॉट क्रॉस डायरेक्टली। ठीक है, और इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे, कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। आप बेसिकली ये याद रखिएगा कि परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन में हम लोग परमेबल, सेमी परमेबल, इम्परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग फिर देखते हैं, इसको हम लोग एक बॉक्स में कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे एंडोसाइटोसिस क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग अगर देखें तो एंडोसाइटोसिस के बारे में देख लेते हैं बेसिकली। ठीक है, एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इनसाइड फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। तो एंडोसाइटोसिस में substance can cross from, ये हम लोग लिख सकते हैं कि
बेसिकली हम लोग यहाँ एंडोसाइटोसिस में मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक है। अगर कोई भी सब्सटेंस सेल के बाहर से सेल के अंदर की तरफ आ रहा है तो उसे हम लोग एंडोसाइटोसिस बोलेंगे। एंडो मीन्स होता है इंटर करना, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखिएगा। अगर इसी को और भी डिवाइड करें तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है फैगोसाइटोसिस और एक होता है पिनोसाइटोसिस, ठीक है। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है यहाँ पर जो सब्सटेंस है वो अगर सॉलिड पार्टिकल के फॉर्म में है, सॉलिड के फॉर्म में है या सॉलिड स्टेट फॉर्म में है तो हम लोग फैगोसाइटोसिस नाम देते हैं, और अगर लिक्विड फॉर्म में है तो पिनोसाइटोसिस नाम देते हैं, ठीक है। सब्सटेंस एज अ सॉलिड फॉर्म, अगर सॉलिड फॉर्म में है तो हम लोग उसको फैगोसाइटोसिस नाम देंगे, और यहाँ पे अगर सब्सटेंस एज अ लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है, तो हम लोग उसको पिनोसाइटोसिस नाम देंगे। तो अब ये याद रखिएगा, फैगोसाइटोसिस मीन्स होता है कि कोई भी सॉलिड पार्टिकल सेल के अंदर मूव कर रहा है तो हम लोग उसे फैगोसाइटोसिस नाम देंगे, और कोई भी लिक्विड मॉलिक्यूल सेल के अंदर मूव कर रहे हैं तो उसे हम लोग पिनोसाइटोसिस नाम देते हैं। इसके अलावा एक्सोसाइटोसिस होता है। एक्सोसाइटोसिस मीन्स होता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, ठीक है। अब याद रखिएगा, अगर अंदर से कोई चीज बाहर आ रही है, आउटसाइड आ रही है, तो उसे एग्जिट बोलेंगे। एक्स से आप ये ध्यान रखिएगा, एक्स से एग्जिट याद रखिएगा, तो एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं बेसिकली डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, यहीं पर हम लोग देख लें। अगर ऑस्मोसिस के बारे में देख लें या पहले हम लोग डिफ्यूजन के बारे में देख लें। डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ गैस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, डिफ्यूजन मीन्स होता है गैस का मूवमेंट होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। जैसे हम लोग ब्रीदिंग में देखते हैं कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है, ऑक्सीजन का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो वो ऑक्सीजन हमारे एनवायरनमेंट से हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है, जबकि हमारी बॉडी में सॉरी हमारी बॉडी में CO2 बहुत फॉर्मेशन हो रहा है, CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है, जिस वजह से एटमॉस्फेयर में CO2 का अमाउंट कम है, जबकि हमारी बॉडी में CO2 का अमाउंट ज्यादा है, जिस वजह से CO2 हमारी बॉडी से बाहर की तरफ मूव करे, एनवायरनमेंट में आ रही। तो यहाँ पे बेसिकली एक तरह से हम लोग डिफ्यूजन वर्ड पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग जब हम लोग रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं तो वहां पर भी हम लोग गैसेस डिफ्यूजन पढ़ते हैं एल्वोलाई और ब्लड वेसल के बीच में। तो जब हम लोग आगे पढ़ाएंगे तो वहां पे और डिटेल में बताएंगे डिफ्यूजन कैसे होता है। यहाँ पे हम लोग बेसिकली लिख लेते हैं मूवमेंट ऑफ गैस या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस फ्रॉम higher concentration to lower concentration, ठीक है। आप ये याद रखिएगा, डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। जहां पर गैस का अमाउंट ज्यादा होगा वहां से गैस हमेशा मूव करेगी लोअर कंसंट्रेशन पे, ठीक है। इसे हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। इसके बाद एक टर्मिनोलॉजी आता है जिसे हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। तो बहुत से लोगों का कहना होता है कि ऑस्मोसिस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये गलत नहीं है, लेकिन ये भी बहुत आधा हम कह सकते हैं कि हाफ डेफिनेशन होती है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि ऑस्मोसिस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये तो सही होता है, बट ये सॉल्यूट कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे होगा, ये डिपेंड करता है सॉल्यूट कंसंट्रेशन पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे
जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल अभी हम लोग देखेंगे प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, वहां पे हम लोग बेसिकली ऑस्मोसिस को और अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे ऑस्मोसिस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ वाटर। यहाँ पे हम लोग वाटर का मूवमेंट कर रहे हैं, जबकि डिफ्यूजन में हम लोगों ने गैस का मूवमेंट किया था। ठीक है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन डिपेंडिंग अपॉन सॉल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा कि ऑस्मोसिस में वाटर का मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन बट डिपेंडिंग अपॉन सॉल्यूट कंसंट्रेशन। ऐसा हमेशा देखने को नहीं मिलेगा, ये हमेशा डिपेंड करेगा सॉल्यूट के कंसंट्रेशन पे। अगर आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो कि सॉल्यूट के यहाँ पे क्या होता है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन बेसिकली क्या होता है, कैसे डिपेंड करता है, तो मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा एक सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन इक्वल टू होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जैसे हम लोग जब हम लोग वाटर में सॉल्ट को डिजोल्व करते हैं या वाटर में हम लोग शुगर को जब डिजोल्व करते हैं तो एक तरह का सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे जो हमारा सॉल्वेंट होता है वो हम लोग बेसिकली वाटर होता है। ठीक है, जिसमें हम लोगों को कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी चीजें डिजोल्व करनी होती है तो हम लोग उसको जिसमें डिजोल्व करते हैं उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं, और जिसको डिजोल्व करना होता है लाइक हमारा सॉल्ट हो गया है, शुगर हो गया, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो जिसको डिजोल्व करना होता है वो हमारा सॉल्यूट होता है, जिसमें डिजोल्व करते हैं वो सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्यूट मीन्स होता है जैसे कि यहाँ सॉल्ट हो गया, वाटर हो गया, और भी बहुत सारी चीजें होती। ठीक है, तो इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सॉल्यूट और ये होते हैं सॉल्वेंट। ये दोनों चीजें जब मिक्स होती हैं तो हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे सॉल्यूट कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि सॉल्ट या वाटर कंसंट्रेशन क्या है वहां पे। ठीक है, तो बेसिकली आपने जैसे किशमिश का एग्जाम्पल किया होगा, देखा होगा घर पे, नॉर्मली घर पे ट्राई कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या कर सकते हैं इस एक्टिविटी में 2 से 3 हम लोग किशमिश ले सकते हैं और उसको नॉर्मल टेम्परेचर में पानी में उसमें ऐड कर देंगे और रात भर हम लोग भिगो के रख देते हैं। ठीक है, बेसिकली पानी में डिप करके रख देते हैं और सुबह तक देखते हैं कि किशमिश में हम लोग वाटर फिल हो जाता है। तो ये ऑस्मोसिस के थ्रू ही होता है, वहां पर ऑस्मोसिस हो रही होती है। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट स्टार्टिंग आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन मीन्स होता है जहां पे हम लोग एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। अब वो डायरेक्ट एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं या इनडायरेक्ट एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। तो अगर आप लोग बुक की लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपको वहां पर एक वर्ड मिलते हैं जिसे हम लोग एक्टिव और पैसिव वर्ड बोलते हैं। एक्टिव, पैसिव। ठीक है, अब ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ये इंग्लिश यहाँ पर कहाँ से आ गई बायो में। ठीक है, तो यहाँ पर एक्टिव का मतलब होता है जब हम लोग डायरेक्टली एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में डायरेक्टली एनर्जी कंज्यूम करते हैं तो वहाँ एटीपी के फॉर्म में, तो हम लोग उसका एक्टिव प्रोसेस के नाम से जानते हैं। और जहाँ पे हम लोग बेसिकली एनर्जी डायरेक्टली ना कंज्यूम कर रहे हैं वहाँ पे हम लोग पैसिव प्रोसेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप कभी भी बायोलॉजी में अगर एक्टिव और पैसिव वर्ड देख रहे हैं तो आप वहाँ पे जानिएगा एक्टिव मीन्स होता है जहाँ पर हम लोग डायरेक्टली एनर्जी कंज्यूम करें एटीपी का फॉर्म में, और पैसिव का मतलब होता है जहाँ पे इनडायरेक्टली एनर्जी कंज्यूम करें। ठीक है, तो एक्टिव में हम लोग लिख लेते हैं कंज्यूम एनर्जी डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, एटीपी हमारा एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होता है, तो जहां हम लोग डायरेक्टली एटीपी का फॉर्म में एनर्जी कंज्यूम करें उसे हम लोग एक्टिव प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पे इनडायरेक्टली एनर्जी कंज्यूम, इन पैसिव में इनडायरेक्टली एनर्जी कंज्यूम। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप लोग जैसे हम लोग कभी भी पानी में स्विम करते हैं तो अगर नॉर्मली हम लोग नेचुरल वाटर फ्लो में अगर स्विम कर रहे हैं तो अगर हम लोग वाटर फ्लो के साथ मूव कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में हमको एनर्जी अपनी तरफ से नहीं लगानी पड़ेगी क्योंकि वाटर ऑलरेडी फ्लो कर रहा है और उसी डायरेक्शन में हम लोग फ्लो कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग इनडायरेक्टली एनर्जी कंज्यूम करेंगे लेकिन वो वाटर फ्लो के साथ कर रहे हैं।
सेकंड होता है अगर हम वाटर जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं और उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम फ्लो स्विम करेंगे तो ऐसी कंडीशन में हम लोग को ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा, वो हमारी डायरेक्ट एनर्जी होती है। ठीक है, तो आप यहाँ से समझ पा रहे होंगे एक्टिव एनर्जी का मतलब क्या होता है और पैसिव एनर्जी का मतलब क्या होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बेसिकली सॉल्यूशन क्या होता है, कितने अलग अलग तरह के सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्यूशन को भी यहीं पे देख लेंगे सारी चीजें। तो अगर टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, तो वैसे हम लोग टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सॉल्यूशन तीन तरह का होता है। एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है और एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग अगर लिखना चाहें तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन पहला, दूसरा हमारा होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, थर्ड होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि एक बीकर लेते हैं और बीकर में हम लोग सॉल्ट प्लस वाटर ऐड करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि कब सॉल्ट ज़्यादा कंडीशन में होगा, ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट होगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या कहते हैं सॉल्यूशन को, अगर वाटर अमाउंट ज़्यादा है इन रिस्पेक्ट ऑफ सॉल्ट तो ऐसी कंडीशन में हम लोग सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, और अगर दोनों का अमाउंट सेम है तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में बेसिकली सॉल्ट का अमाउंट ज़्यादा होता है और वाटर का अमाउंट कम होता है। ठीक है, तो हम लोग उसमें बोलते हैं सॉल्ट कंसंट्रेशन इज हायर देन वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्ट कंसंट्रेशन हायर होती है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्ट कंसंट्रेशन हाई होता है, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, हम लोग बेसिकली इसको ऐसे लिख लें, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन। ठीक है, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन होगा हाइपरटोनिक में और लो वाटर वॉल्यूम या अमाउंट, तो वाटर का अमाउंट कम होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन और सॉल्ट का कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा होगा। ऐसी कंडीशन में अगर सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो हाइपरटोनिक होगा। देखिए हाइपर मीन्स होता है बढ़ा हुआ, इंक्रीज जिसे हम कहते हैं बढ़ा हुआ, हाई होता है तो हाई मीन्स हाइपर। ठीक है, और टोनिक मीन्स होता है आयंस, तो जब हमारा सॉल्यूशन में आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ा होता है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। इसी का जस्ट अपोजिट कर देंगे तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को यहाँ पे हम लिखते हैं लो सॉल्ट कंसंट्रेशन हाई वाटर वॉल्यूम। ठीक है, तो अब ये दो पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है जहां पर सॉल्यूशन में आयंस का कंसंट्रेशन कम होना चाहिए, इस मींस लो सॉल्ट कंसंट्रेशन हो, और वाटर का वॉल्यूम ज्यादा हो या वाटर का अमाउंट ज्यादा हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। थर्ड आता है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब होता है जहां पर सॉल्ट और वाटर का कंसंट्रेशन मैच कर रहे, रेशियो दोनों का मैच करे। ऐसा नहीं कि जितना वाटर उतना ही सॉल्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं, यहाँ पे वाटर और सॉल्ट का रेशियो मैच करना चाहिए। ठीक है, दोनों के साइज, दोनों के हम लोग वेट पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं कि दोनों का वेट इक्वल होना चाहिए, यहाँ पर भी हम लोग दोनों के वेट पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है, यहाँ पे आइसो का मतलब होता है सेम, तो जहां पर सॉल्ट एंड वाटर कंसंट्रेशन दोनों सेम होता है, सेम सॉल्ट एंड वाटर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि बेसिकली कुछ इसके पहले हम लोग एक वर्ड और पढ़ लेते हैं जिसे हम लोग प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ लेते हैं जिसे हम लोग प्लाज्मोलिसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है,
देखिए स्ट्रक्चर बनाने से पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ प्लाज्मोलिसिस क्या होता है। बेसिकली जैसे हम लोगों ने एक बीकर में, ये एक्टिविटी के थ्रू देखा जा सकता है, जब हम लोग क्या करते हैं कि एक बीकर लेते हैं, बीकर में हम लोग वाटर ऐड करते हैं और उसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं। बेसिकली जो हम क्या करते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, वहां पे वाटर में सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं। ऐसी कंडीशन में वहाँ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा। और ऐसी कंडीशन में जब हम लोग किसी प्लांट सेल को रखते हैं, तो प्लांट सेल की आपको पता है, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है और सेल वॉल रिजिड होता है जो सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। तो सेल वॉल पर कोई इफेक्ट नहीं आता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने पे, या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में भी अगर हम प्लांट सेल को रखेंगे तो प्लांट की सेल वॉल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो सेलुलोज का बना था और वो रिजिड स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि सेल मेम्ब्रेन पे, तो सेल मेम्ब्रेन बहुत ही फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म होता है जो लिक्विड पोर्शन में होता है। अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में ऑस्मोसिस के थ्रू साइटोप्लाज्मिक लिक्विड पोर्शन सेल के बाहर आएगा और बेसिकली मीडियम में आ जाएगा, सॉल्यूशन में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होगा वो श्रिंक करेगा, नॉर्मल साइज से श्रिंक कर जाएगा, सेल मेम्ब्रेन का साइज छोटा हो जाएगा, बट सेल वॉल का साइज पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऑस्मोसिस भी देखेंगे, ठीक है। ऑस्मोसिस हो रही, लेकिन सॉल्यूट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करे। ऐसा नहीं कि सेल मेम्ब्रेन में, सेल के अंदर जो लिक्विड पोर्शन होता है साइटोप्लाज्म में, वहां पे लिक्विड वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, जबकि हमारा जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है वहां पे वाटर कंटेंट कम है, ऐसा नहीं है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में वाटर अमाउंट ज्यादा है और सेल के साइटोप्लाज्म में वाटर अमाउंट कम है। तो बेसिकली ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो बीकर से वाटर सेल के अंदर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि बाहर का सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए सेल के अंदर से ऑस्मोसिस होकर सेल के बाहर वाटर मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग अगर एक डायग्राम के थ्रू देखें तो जैसे मान लीजिए ये हमारा एक बीकर है, ठीक है। इस बीकर में हम लोगों ने क्या किया कि वाटर फिल कर लिया, यहाँ तक इस बीकर में वाटर फिल है। और हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोगों ने प्लांट सेल का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये ब्लैक कलर से हम लोग ने लिख दिया है, ये सेल वॉल है, ठीक है। और इसी सेल वॉल के अंदर मान लीजिए हम लोग एक ग्रीन कलर से हम लोग बना ले रहे हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसको बोल दे रहे हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अगर बाहर का सेल जो हमारा ये वाला कंसंट्रेशन है, जो हमारा सॉल्यूशन है, बेसिकली ये अगर हाइपरटोनिक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा प्लांट सेल है, प्लांट सेल का जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्मिक लिक्विड सेल के बाहर आएगा और बेसिकली यहाँ मीडियम में आ जाएगा, ठीक है। अंदर जो हम ये कह सकते हैं, जो अंदर जो लिक्विड पोर्शन होता है वो सेल के बाहर आएगा और बेसिकली वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, ऐसी कंडीशन में जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होगा वो श्रिंक कर जाएगा नॉर्मली। तो अगर हम लोग इसी के आगे दूसरा स्ट्रक्चर बना लें, तो अगर हमारा प्लांट सेल था, प्लांट सेल का सेल वॉल है, तो बेसिकली जब श्रिंक होगा तो सेल वॉल पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जबकि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है वो हमारा श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसका जो लिक्विड पोर्शन होता है वो हमारे सॉल्यूशन में आ गया। तो इसी को हम लोग प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। यहाँ पे हम लोग अगर लिखना चाहें तो लिख लेते हैं कि प्लाज्मोलिसिस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्मिक वाटर फ्रॉम प्लांट सेल टू सॉल्यूशन, ठीक है, टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, ड्यू टू ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्मिक वाटर फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड थ्रू ऑस्मोसिस, ठीक है। आप ये याद रखिएगा कि यहाँ पर जो मूवमेंट हो रहा है साइटोप्लाज्मिक वाटर का फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड हो रहा है थ्रू ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे केवल ऑस्मोसिस की डेफिनेशन इतनी नहीं हो सकती कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये डिपेंड करता है सॉल्यूट कंसंट्रेशन पे कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कहाँ पर ज़्यादा है। जहाँ पर ज़्यादा होगा वाटर हमेशा उसी तरफ मूव करेगा, ठीक है, आप ये याद रखिएगा।
अगर बहुत से लोग कहते हैं कि वाटर का मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो मेरा क्वेश्चन उनके लिए है कि मान लीजिए एक बीकर में हम लोग बैलून को रखते हैं और उस बैलून में हम लोग एयर फिल नहीं करते, नॉर्मली ऐसे बैलून को रखते हैं और उस बीकर में हम लोग वाटर को फिल कर लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि वो बैलून के अंदर वाटर तो रहता नहीं है लेकिन बीकर में वाटर है, तो बेसिकली वाटर हमेशा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करना चाहिए ऑस्मोसिस में। तो क्या बीकर का जो वाटर है क्या वो बैलून के अंदर मूव करेगा या नहीं करेगा, आप वहां पे देख सकते हैं। तो ये भी एक्टिविटी आप करके देखिएगा कि क्या केवल वाटर मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन हमेशा होता है या ये सॉल्यूट पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप इस चीज को याद रखिएगा। तो मैं कुछ क्या करता हूँ कि एक थोड़ा सा रिवीजन में फिर से बता देता हूँ कि बेसिकली सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है, क्या क्या बेसिक वर्ड्स होते हैं जो हमें समझने होते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा, बेसिक टर्मिनोलॉजी मेम्ब्रेन से रिलेटेड नहीं समझ में आएगी, तो फिर आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। सबसे पहले आप ये समझिए कि परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है। ये तीन तरह से परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल सेल के अंदर मूव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या किस तरह के मॉलिक्यूल सेल के अंदर मूव करेंगे। बेसिकली हम इनको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, परमेबल, सेमी परमेबल एंड इम्परमेबल। परमेबल का मतलब होता है कोई भी मॉलिक्यूल सेल के अंदर मूव कर सकता है इजिली, जैसे सेल वॉल के थ्रू। सेकंड होता है सेमी परमेबल, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताता है। बेसिकली जो भी मॉलिक्यूल स्मॉल नेचर के होंगे और हाइड्रोफोबिक नेचर के होंगे वही मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके डायरेक्टली सेल के अंदर जाएंगे। इम्परमेबल मीन्स होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल सेल को डायरेक्टली क्रॉस नहीं करेगा, इसके लिए कुछ कैरियर प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगी, ठीक है। इसके बाद आता है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मींस होता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। सेल के बाहर से सेल के अंदर अगर कोई भी मॉलिक्यूल कोई भी सब्सटेंस का मूवमेंट हो रहा है तो इन लोग इसे एंडोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है फैगोसाइटोसिस, एक होता है पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मींस होता है जब भी सब्सटेंस हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है उसे फैगोसाइटोसिस नाम देते हैं, और जब भी सब्सटेंस हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है तो उसे पिनोसाइटोसिस नाम देते हैं। कोई भी सब्सटेंस पार्टिकल अगर सेल के बाहर से सेल के अंदर जा रहा है तो उसे फैगोसाइटोसिस, कोई भी लिक्विड मॉलिक्यूल सेल के बाहर से सेल के अंदर मूव करे तो पिनोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस मींस होता है कोई भी मॉलिक्यूल सेल के बाहर मूव करेगा, सेल के अंदर से सेल के बाहर मूव करे तो हम लोग उसे एक्सोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसी को हम लोग रिस्पिरेशन में बेसिकली पढ़ते हैं, रिस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रीदिंग में पढ़ते हैं, ठीक है। ऑस्मोसिस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन डिपेंडिंग अपॉन सॉलिड कंसंट्रेशन। आप थोड़ा सा इसको ऑस्मोसिस को याद रखिएगा, बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं यहाँ ऑस्मोसिस की डेफिनेशन बताने में, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे सॉल्यूट कंसंट्रेशन क्या होता है। सॉल्यूट मतलब होता है कि बेसिकली हम लोग वाटर में क्या डिसॉल्व करें। वाटर में जैसे हम लोग सॉल्ट डिसॉल्व कर सकते हैं, और सॉरी यहाँ पे मैंने कुछ गलत दिया है, सॉल्ट डिसॉल्व कर सकते हैं एंड शुगर डिसॉल्व करेंगे वाटर में, वाटर कैसे डिसॉल्व कर, ठीक है। तो बेसिकली सॉल्यूट हमारा क्या हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है, शुगर हो सकता है, और भी चीजें हो सकती है। हमारा एक तरह का सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट हमारा वाटर होता है जिसमें हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा वाटर होगा, और भी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, इन दोनों के मिक्स होने से जो बनता है उसे सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है एक्टिव प्रोसेस, एक होता है पैसिव प्रोसेस। ये कोई इंग्लिश के वर्ड नहीं है, इंग्लिश में हम लोग ग्रामर में जो पढ़ते हैं वो एक्टिव प्रोसेस नहीं है। यहाँ पर एक्टिव पैसिव का मतलब होता है, एक्टिव मीन्स होता है जहां पर डायरेक्टली हम लोग एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हो, और पैसिव मीन्स होता है जहां पर एनर्जी डायरेक्टली कंज्यूम ना होकर इनडायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हो, वहां पे हम लोग पैसिव वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो साइंस के वर्ड में हम लोग साइंस टर्मिनोलॉजी में ये चीजें मिलेंगी। इसके बाद टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है हाइपोटोनिक, और एक होता है आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक का मतलब होता है जहां हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन होता है और लो वाटर वॉल्यूम होता है। हाइपोटोनिक मींस होता है लो सॉल्ट कंसंट्रेशन और हाई वाटर वॉल्यूम, ठीक है। तो हाइपर मतलब होता है, हाइपर मतलब बढ़ा हुआ, तो टोनिक का मतलब होता है आयंस। तो जब आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ होता है तो हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। जब आयन का कंसंट्रेशन कम होता है तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है। जब हम लोग देखते हैं वाटर और सॉल्ट का कंसंट्रेशन बैलेंस होता है, इक्वल होता है, तो उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा जो आता है प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस का मतलब होता है कि मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड थ्रू ऑस्मोसिस, ठीक है। इसका मतलब होता है जो हम लोग एक बीकर में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें प्लांट सेल को डिप करते हैं, प्लांट सेल को रखते हैं, तो सेल वॉल होने की वजह से बेसिकली सेल वॉल की वजह से प्लांट सेल पर कोई इफेक्ट नहीं आता है, क्योंकि सेल वॉल प्लांट सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखता है। सेल वॉल रिजिड स्ट्रक्चर का होता है क्योंकि इसके अंदर सेलुलोज होता है, जबकि सेल मेम्ब्रेन हमारा फ्लेक्सिबल होता है, और इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर सेल के बाहर मूव करेगा और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आएगा, जिस वजह से हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होगा वो हमारा पहले के कंडीशन से श्रिंक करेगा, जबकि सेल वॉल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है,
ठीक है। तो ये उसको बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। तो आप बेसिकली यहाँ से ऑस्मोसिस भी समझ रहे होंगे कि ऑस्मोसिस वाटर का मूवमेंट हो रहा है, लेकिन ये हमारे सॉल्यूट कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करे। ठीक है, तो आप ये कुछ चीजें याद रखिएगा।